हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 7 है। इसमें मैंने आपको कल एक ऐसे दिया था टेररिज्म पे और एक फॉर्मल लेटर दिया था जिसमें आपको डाबर कंपनी के एचआर मैनेजर को आपकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन करने के लिए लेटर लिखना था। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये 12 टॉपिक्स जो मैंने आपको नेशनल स्कीम्स दी थी और ये 28 टॉपिक्स मैंने जो दिए थे, इसमें से हमारा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम टेररिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। द टर्म टेररिज्म इज अ वेरी ब्रॉड एंड देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ द टर्म। मतलब टेररिज्म बहुत एक व्यापक है और इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। UN defined terrorism as all criminal acts directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of person or the general public। मतलब यूएन ने डिफाइन किया टेररिज्म को कि वो सारे जो वॉयलेंस और क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो कि इस उद्देश्य के साथ किए जाते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनमें डर पैदा करने के लिए जो भी कृत्य किए जाते हैं, ये यूएन ने डिफाइन किया है टेररिज्म की परिभाषा को। While US Department of States defines terrorism as premeditated politically motivated violence non-combatant targets by subnational groups। तो ये यूएन ने डिफाइन किया है, ये यूएस ने डिफाइन किया है, ये दोनों हमने डेफिनेशन बता दी। ये फैक्ट्स भी हो गए एक अच्छे कि यूएन ने ये डिफाइन किया हुआ है, यूएस ने ये डिफाइन किया है। आप चाहो तो इसमें दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, दोनों लिखो तो वेल एंड गुड। टेररिज्म इज ऑफ डाइवर्स टाइप्स लाइक डिसेंट टेररिज्म, लेफ्ट विंग, राइट विंग टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, क्रिमिनल टेररिज्म एटसेट्रा। तो हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले टेररिज्म के बारे में बता दिया, एक फैक्ट डाल दिया हमने कि यूएन इस तरह से डिफाइन करता है टेररिज्म को, प्लस हमने टाइप्स बता दिए टेररिज्म के। रिलीजियस टेररिज्म हो गया, क्रिमिनल टेररिज्म हो गया, डिसेंट टेररिज्म हो गया। तो ये हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दे दिया टेररिज्म का। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। मेन बॉडी में हम बता देंगे कि टेररिज्म होता क्यों है, क्या चक्कर है और कौन कौन से टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और किस तरह से ये अफेक्ट करता है कंट्री को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे मेन बॉडी में। तो कॉजेज टेररिज्म आर स्ट्रेटेजिक, रिलीजियस, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो हमने बता दिया कि कोई एक प्लानिंग से होता है कि कोई अगर किसी के विचार नहीं मिलते गवर्नमेंट से तो वो प्लान करके डर पैदा करता है। रिलीजियस हो सकते हैं कि किसी धर्म के उद्देश्य से, सोशो इकोनॉमिक हो सकता है और पॉलिटिकल हो सकता है। इन इंडिया द टेरर अटैक्स ऑफ 26/11 एट ताज होटल विच किल्ड मोर देन 1000 पीपल एंड 2001 टेरर अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट आर द वर्स्ट वन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने कोज बता दिया टेररिज्म का कि किस तरह से आतंकवाद के क्या उद्देश्य होते हैं, ये बता दिए। प्लस हमने एग्जाम्पल और फैक्ट दे दिया कि इंडिया में एक 26/11 का जो सबको पता ही है ब्लैक डे है हमारी हिस्ट्री का, तो ये हमने बता दिया। एक 2001 टेरर अटैक बता दिया। आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे 1993 बॉम्बे ब्लास्ट हो गया, तो और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंडिया वाज द 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन 2018। तो ये हमने बता दिया कि इंडिया 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री था 2018 में आतंकवाद से। द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 also places India on the 7th rank in terms of the most affected country by terrorism। तो हमने दो फैक्ट्स यहाँ पे भी डाल दिए, ये दो रिपोर्ट्स आ गई यहाँ पे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस से और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये दो हमने मेन बॉडी में हमने बात कर ली। GOI इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू मेंटेन हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज इंटरनेशनल कन्वेंशंस कॉम्प्लियंस। मतलब हम लोगों ने इसमें अब ये बात करेंगे, ये हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर बता दिया कि क्या उद्देश्य रहता है इनका, क्या क्या एग्जांपल्स रहे हैं, फैक्ट्स बता दिए 2-3। अब हमें बताना है कि हम
क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है इसे टैकल करने के लिए। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ FATF एंड इज ट्राइंग टू पुश कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन यूनाइटेड नेशंस। ये हमने बता दिया कि FATF का इंडिया मेंबर है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग वर्क कर रहे हैं कि ये टेररिज्म खत्म हो सके। इंटरनल एजेंसीज रो, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड NIA आर डेडिकेटेड टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये बता दिया हमने कि जो हमारे देश के अंदर जो है, ये जैसे FATF तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया था कि इंटरनेशनल लेवल पे FATF का मेंबर है इंडिया। अब इंटरनली नेशनल लेवल पे जैसे रो हो गई, रिसर्च एंड विंग एंड IB हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA आर डेडिकेटेड टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस। ये हमने बता दिया कि नेशनल लेवल पे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए। रिसेंटली ब्रिक्स कंक्लूडेड ब्रासिलिया डिक्लेरेशन टू कॉम्बैट इलिसिट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट नेटवर्क्स एंड एक्शंस। ये हम लोगों ने बता दिया कि ब्रिक्स ने अभी अभी कंक्लूड किया ब्रासिलिया डिक्लेरेशन में कि वो जो फाइनेंसिंग होती है टेरर अटैक्स में, तो उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अलोंग विद दिस टाडा 1985, पोटा 2002, NIA 2008 एंड UAPA 1967 आर लेजिस्लेशंस टू प्रोवाइड स्टूडेंट पनिशमेंट फॉर टेरर एक्टिविटीज। तो ये कुछ लॉ हैं, इनके बारे में हमने बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। टू टैकल टेररिज्म वी हैव टू मेंटेन सस्टेनेबल एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये हमें जो है आतंकवाद का सामना करने के लिए मल्टी डायमेंशनल थॉट्स के अंदर जाना पड़ेगा, बहुत सारी अप्रोच लगानी पड़ेगी कि जैसे इंटेलिजेंस में भी हो गया, इंटेलिजेंस सेटअप को अच्छा करना, डिफेंस भी हमारा सुधारना पड़ेगा। तो हर चीज में हमें सोच के अप्रोच लगानी पड़ेगी। सम रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड आर अपग्रेडेशन ऑफ इंटेलिजेंस सेटअप, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट क्या होते हैं, कहां से आते हैं, या तो वो सी रूट से आते हैं कहीं ना कहीं, या फिर वो क्या होता है कि LOC क्रॉस कर लेते हैं। तो वो एम्पावरिंग CAPF, जैसे ये आ गया, CAPF को एम्पावर करना पड़ेगा। तो ये दो ही एक तरीका है, या तो LOC क्रॉस करके आएंगे या फिर सी रूट से कहीं से आएंगे। तो वहां पे हमारा डिफेंस सिस्टम और भी अच्छा हम करें, ये हम ट्राई कर सकते हैं। एंड रीजनल कोऑपरेशन लाइक SAARC, BRICS, SCO, BIMSTEC, etc. to tackle cross-border terrorism and to make a nexus of comprehensive coordinating network of intelligence। तो ये हम लोगों ने एक सजेशन दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। काफी अच्छे नोट पे खत्म हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम भी बता दी कि गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, साथ में हमने अपना सजेशन भी दे दिया कंक्लूजन में कि हम ये कर सकते हैं, तो इससे टेररिज्म और अच्छे से टैकल हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी एंडिंग हो गई, तो ये कर सकते हैं आप। बाकी इसके अंदर आप एक दो चीजें और बता सकते थे, जैसे कि 2-3 टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बता दिया, जैसे लश्कर ए तैयबा बता दिया, जैश ए मोहम्मद बता दिया आपने। तो ये 2-3 आप एग्जांपल दे सकते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वर्क कर रही हैं, एक्टिव में भी इस समय। तो ये आप एग्जांपल्स दे सकते थे। अब बात करते हैं हिंदी में। आतंकवाद शब्द बहुत व्यापक है और इस शब्द की कोई एक परिभाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद को एक राज्य के खिलाफ निर्देशित सभी आपराधिक कृत्यों के रूप में परिभाषित किया है और विशेष व्यक्तियों या आम जनता के समूह के मन में आतंक की स्थिति पैदा करने के लिए इरादा या गणना की है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले आतंकवाद का बता दिया कि एक फिक्स डेफिनेशन इसकी नहीं है और संयुक्त राष्ट्र ने ये परिभाषित किया है कि इसका मतलब आतंकवाद होता है। फिर हम लोगों ने अमेरिका के बारे में बता दिया, अमेरिका क्या सोचती है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग आतंकवाद को पूर्व निर्धारित राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा को उपराष्ट्रीय समूह द्वारा गैर लड़ाके लक्षित हमलों के रूप में परिभाषित करता है। ये हम लोगों ने दोनों डेफिनेशन बता दी, यूनाइटेड नेशन की प्लस US स्टेट्स की। आतंकवाद विविध प्रकार के होते हैं, जैसे विच्छिन्न आतंकवाद, इसको डिसेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डिसेंट आतंकवाद, वामपंथी दक्षिणपंथी आतंकवाद,
धार्मिक आतंकवाद, आपराधिक आतंकवाद एटसेट्रा। तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आतंकवाद की ये परिभाषा है, प्लस इन तरीके के ये कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आतंकवाद के कि इन तरीके के आतंकवाद हो सकते हैं। अब मेन बॉडी की बात करते हैं। भारत सरकार उच्च सुरक्षा मानकों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए समर्पित है। भारत FATF का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने बता दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत क्या ट्राई कर रहा है कि आतंकवाद कम किया जा सके। आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आंतरिक एजेंसियां रो, IB और NIA समर्पित है। ये हम लोगों ने नेशनल लेवल पे बात कर ली कि नेशनल लेवल पे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के पास ऐसा क्या मजबूत ढांचा है जो आतंकवादियों से या आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार है। ये हम लोगों ने बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज रेस्पॉन्सिबल टू कॉम्बैट द टेररिज्म एंड हाईजैकिंग। ठीक है, तो जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज होती है या हाईजैकिंग एक्टिविटीज होती है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, ये हमने बता दिया। हाल ही में ब्रिक्स ने आतंकवादी नेटवर्क और कार्यों के अवैध वित्त पोषण से निपटने के लिए ब्रासीलिया घोषणा की। ये ब्रिक्स ने अभी जो ब्रासीलिया घोषणा हुई थी तो उसके अंदर आतंकवादियों को जो फंडिंग मिलती है तो उसको खत्म करने के लिए ये घोषणा की थी उन्होंने। इसके साथ ही टाडा 1985, पोटा 2002, NIA 2008 एंड UAPA 1967 में आतंकी गतिविधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। तो ये इंडिया लेवल पे हमने बता दिया कि ये कुछ धाराएं हैं जिनके अनुसार जितने भी टेररिस्ट होते हैं अगर पकड़ लिए जाते हैं तो उन पे ये धाराएं चलती हैं और इनके अनुसार उनको कड़ी सजा दी जाती है। आतंकवाद के कारण रणनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक है। ये आतंकवाद के हमने कारण बता दिए कि इन कारणों की वजह से आतंकवाद फैलता है। भारत में 26/11 ताज होटल के आतंकी हमले जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले सबसे बुरे हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिए कि भारत में ये 2 हमले हुए हैं। बाकी और एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते थे, जैसे कि मैंने जब इंग्लिश का समझा रहा था तब भी बता रहा था 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, और भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे, जैसे हैदराबाद में ब्लास्टिंग हुई थी, जयपुर में हुई थी, तो वो भी हम लिख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई जैसे सारा कुछ तो हम लिख नहीं पाएंगे, 250 वर्ड्स में लिमिटेड ही लिखना है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हमने ये 2 सबसे ज्यादा वर्स्ट है तो ये 2 हमने डाल दिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार भारत 2018 में 7वां सबसे अधिक प्रभावित देश था। तो ये हमने एक डेटा डाल दिया यहाँ पे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 भी आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश के मामले में भारत को 7वें स्थान पे रखता है। तो ये हमने 2 फैक्ट डाल दिए कि इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे है आतंकवाद की श्रेणी में। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आतंकवाद से निपटने के लिए हमें स्थायी और बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। सीमा पर आतंकवाद से निपटने और खुफिया तंत्र के व्यापक नेटवर्क का एक नेक्सस बनाने के लिए आवश्यक कुछ सुधारों में खुफिया सेटअप में सुधार, तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, CAPF को सशक्त बनाना और सार्क, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, बिम्स्टेक आदि को मजबूत करना शामिल है। तो ये हमने बता दिया कि हम किस तरह से निपट रहे हैं और किस तरह से और अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि कुछ सुधार, जैसे कि खुफिया सेटअप मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है। तटीय सुरक्षा जो कोस्टल सिक्योरिटी है हमारी उसको मजबूत बनाना है, प्लस CAPF को सशक्त बनाना है, प्लस सार्क, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, बिम्स्टेक इनको और मजबूत बनाना है कि ये और अच्छे से कॉम्बैट और टैकल कर सके आतंकवाद को। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऐसे मैंने आपको बता दिया, इसमें से आप कुछ अच्छे चीजें और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आप 2-3
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम डाल सकते हैं, जैसे कि देयर आर सम काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर करंटली एक्टिव, फॉर एग्जांपल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। तो ये सब भी आप एग्जांपल में डाल सकते हो, वो अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब ये होना चाहिए कुल मिला के बाद कि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि आपको हर चीज का नॉलेज है, ये सिर्फ वर्ड लिमिट है जो आपको इतना सब कुछ बताने से रोक रही है। तो आपको कम लिमिट में सब कुछ बताना है, हर डायरेक्शन में जाके आपको वहां पे पुट करनी है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि आप एक चीज के बारे में सब कुछ लिख दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल नहीं है 250 वर्ड्स में एक चीज के बारे में सब कुछ लिखना। आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी लिखनी है कि एग्जामिनर को लगे कि आपको सब कुछ पता है। इट इज जस्ट वर्ड लिमिट दैट आर जो आपको रोक रही है लिखने से, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर की। कल मैंने आपको एक लेटर दिया था कि आपको एक लेटर लिखना है अपने एचआर मैनेजर, डाबर कंपनी के एचआर मैनेजर को, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आपका जो ज्वाइनिंग है करते हैं। रीजन कुछ भी लिखना था आपको, आपका नाम अमन था। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने अपने से खुद से एक शीट ली, मैंने कॉलम्स बनाए शीट पे, फिर मैंने उसको लिखा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे मैंने खुद ने मेहनत करके मैंने लिखा है। तो ये मेहनत का एक ही रीजन है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों करी लिखने की। पहले मैंने कॉलम्स बनाए, फिर मैंने लाइनें खींची। इसका मतलब ये है जैसे कि आपको जैसे मैंने लेटर दे दिया, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे कॉपी पेस्ट करके या टाइप करके दिखा सकता था, लेकिन उससे एक प्रैक्टिकल चीज एक्सपीरियंस नहीं निकल के आता। प्रैक्टिकल चीजें तभी होती है जब आप उसी शीट पे सोल्व करो जो शीट आपके एग्जाम में आती है ऐसे। तो इसी के अंदर आपको गलतियों का पता चलता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसी शीट पे, तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि वहां पे आप गलती नहीं करेंगे। तो मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप ऐसी शीट पे ही प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के। कम से कम दिन में एक लेटर और एक ऐसे तो आपको लिखना ही है। याद तो आपको 3 से 4 करने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 30 दिन है। मैं तो एक दिन का कराता हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है, आपको और भी करने हैं। आपको अगर कोई और टॉपिक है कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगली क्लास उसी टॉपिक पे ले लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखिए आपको सबसे ऊपर क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है। फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस आपको नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया सेंडर एड्रेस में, ठीक है। फिर हमने डेट डाल दी 17 जनवरी 2021, फिर यहाँ पे गैप हो गया। फिर रिसीवर एड्रेस आना था। रिसीवर मैंने आपको क्या बताया था, एचआर मैनेजर और डाबर कंपनी, ये 2 चीज दी हुई थी। तो ये 2 ही चीज लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ, एग्जामिनेशन हॉल डाल दो। डेट नहीं दी हुई, तो जिस दिन एग्जाम हो रहा है आपका, जैसे 14 फरवरी को एग्जाम हो रहा है और डेट नहीं दी हुई, तो 14 फरवरी डाल दीजिए आप डेट, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस और डेट अगर ना दी हुई हो तो मैंने बता दिया आपको एग्जामिनेशन हॉल, और डेट जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है वही डेट आप डाल सकते हो, कोई यूएफएम नहीं लगेगा। बाकी अब देखिए रिसीवर एड्रेस में मैंने आपको एचआर मैनेजर और डाबर कंपनी इतना ही लिखा था, ना कोई सिटी का नाम लिखा था मैंने, ना कुछ और। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ एचआर मैनेजर डाबर कंपनी, दैट्स इट, ठीक है। फिर हमने सैल्यूटेशन दे दिया, रेस्पेक्टेड सर। फिर सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था जितना कम हो उतना ठीक है, टू पोस्टपोन द ज्वाइनिंग। बस 4 वर्ड्स में खत्म हो गया, समझ आ गया जो पढ़ रहा लेटर की हाँ इसके बारे में है, तो वो 4 वर्ड से भी समझ गया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आप ऊपर भी लिख सकते थे और रेस्पेक्टेड सर नीचे भी, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों इसमें मार्क्स भी नहीं करते, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऊपर लिख लो या सैल्यूटेशन ऊपर लिख लो, एक ही बात है। फिर सबसे पहले यहां से हमने स्टार्ट कर दिया, यहां से I really felt glad and honored at the same time when you accepted my request to work in your company। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हमने स्टार्ट किया कि हम तारीफ कर रहे हैं, या तो जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उसकी, और जिस कंपनी में हम हमें सेलेक्ट किया गया उस दोनों की। कैसे, मुझे बहुत खुशी हुई और काफी मैं सम्मानीय फील कर रहा था एक ही समय पे, जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया आपकी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है,
तभी मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं अब आपके साथ काम कर पाऊंगा। ठीक है, ये हमने अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया पॉजिटिव। फिर हमने क्या लिखा, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे कभी किसी को कुछ काम बोलते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट तो काम बोलते नहीं है, तो लोग क्या सोचते हैं, यार ये काम करने के लिए बात करता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको तो किसी बात में लगाते हैं कि यार अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने एक पॉजिटिव नोट पे की अच्छी तारीफ कर दी आपकी कंपनी की। फिर हम अपने काम पे आएंगे, बेसिक पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, अब ये हमने लिख दिया, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव विद कोविड-19 वायरस। सबसे बेस्ट सटीक जो रीजन है आजकल वो यही है, कोविड-19 हो गया। अब कोविड-19 में पता है सबको 14 डेज का क्वारंटाइन होता है, तो हमने लिख दिया आगे, एंड डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी ए क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। ठीक है, हमने क्या किया, रीजन बता दिया कि मैं कोविड-19 वायरस से अफेक्टेड हो गया और मुझे डॉक्टर्स ने 14 दिन के क्वारंटाइन की सलाह दी है। सो आई वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन द कंपनी एज शेड्यूल्ड। तो मैं कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा जो कि हमने पहले शेड्यूल किया था। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पोस्टपोन माई ज्वाइनिंग फॉर 14 डेज। ये हमने बता दिया कि 14 डेज पोस्टपोन करना पड़ेगा हमें, प्लीज कर दीजिए, करना पड़ेगा नहीं, कर दीजिए। आई काइंडली रिक्वेस्ट, ये देखिए, आई काइंडली रिक्वेस्ट। हम कभी भी फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसमें रिक्वेस्ट ही करेंगे हम, और कुछ नहीं कर सकते। आई एम अटैचिंग माई रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आ सकता था यहाँ पे, माई मेडिकल रिपोर्ट्स अलोंग विद दिस लेटर। तो ये हमने लिख दिया कि मैं इस लेटर के साथ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी अटैच कर रहा हूँ। फिर लास्ट में हमने लिख दिया, आई अंडरस्टैंड आई एम आस्किंग फॉर ए ह्यूज फेवर बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये हमने रिक्वेस्ट कर ली। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली नेम अमन। ये अमन दिया हुआ था हमें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अच्छे पॉजिटिव मोड से शुरू किया। फिर हमने टू द पॉइंट बात करी कि मेरे को कोरोना हो गया, 14 डेज का क्वारंटाइन डॉक्टर्स ने बोला है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे विनती, मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच की, आप देख सकते हैं, और मैं आपसे, मुझे पता है कि मैं काफी फेवर मांग रहा हूं, बट ये मेरी विनती है, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तो ये हमने टू द पॉइंट बात कर ली, और 137 वर्ड्स में हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। लेटर का होता है कितना, 150 वर्ड्स। 150 में से प्लस माइनस 10% अलाउड होता है, तो 135 से 165 के बीच में हमारा लेटर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से क्लोजिंग भी कर ली। अब मैं आपको एक कॉपी दिखा देता हूं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे किस किस चीज में यूएफएम लग सकता था मैं बता दूं। एक तो एग्जामिनेशन हॉल की जगह आपको इमेजिनरी एड्रेस डाल दिया, यहाँ यूएफएम लग सकता है, मत डालना। ठीक है, प्लस एचआर मैनेजर डाबर कंपनी, अब यहाँ पे कोई सिटी डाल दिया अपने ही मन से, नहीं डालना है, उसमें भी यूएफएम लग सकता है। प्लस उसके बाद ये यहाँ पे अमन की जगह कोई और नाम डाल दिया, अमन की जगह मान लीजिए गलती से नमन डाल दिया, यूएफएम लग जाएगा। अमन की जगह कुछ और डाल दिया या अपना ही नाम लिख दिया तो यूएफएम लग सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ। ये कॉपी, इनको 34 मार्क्स आए थे, ऐसे में 31 आए थे, लेटर में टोटल 65 मार्क्स थे। लेकिन इन्होंने क्या गलतियां की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या नहीं, फिर भी छोटी से छोटी, मैं चाहता हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज भी पता हो कि किस वजह से मार्क्स कट सकते हैं। तो मुझे ये कॉपी अभी दिखी तो मैंने इसको भी अटैच कर लिया कि ये भी बता देता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया देखिए, एग्जामिनर ने दो के पूरे लेटर में केवल 2 ये गोले मार रखे हैं। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, योर रेस्पॉन्स एंड स्ट्रिक्ट एक्शन सब कुछ ठीक है, ग्रामर वगैरह सब कुछ। अब ये एक चीज देखिए, ये आर कैपिटल है, ये ए कैपिटल है। हम जब भी कोई लाइन स्टेटमेंट की स्टार्ट करते हैं तभी वो हमारा एक कैपिटल आता है, आई एम। अब एम हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ए एम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एम ऐसे लिखते हैं, ए छोटा एम। ये तो इन्होंने ये 2 बोले, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि इन छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखना है, हमें कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। अगर हम स्टेटमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं तभी हमें कैपिटल लेटर लिखना है। ठीक है, हाँ, आज एक स्टूडेंट का डाउट था, कार्तिक जी का, कि इसमें सारे जुर्माने याद करने पड़ेंगे क्या, जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का जो मैंने कल ऐसे कराया था। तो
मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे कि सभी बोलते हैं कि जुर्माने सारे याद कर लो, बट मुझे पता है, मैंने प्रैक्टिकल ये चीज़ फ़ील की है, 250 वर्ड्स में अगर आप सारे जुर्माने लिख देंगे, तो 100 वर्ड से ऊपर तो आपके जुर्माने ही हो जाएँगे। ठीक है? तो फिर आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइड क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्या लिखेंगे, गुड इम्पैक्ट्स क्या लिखेंगे और इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो वो तो सर आपका 500 से 600 हो जाएगा वर्ड्स। तो जुर्माने कोई भी चीज़, मैंने आपको अभी भी इसमें टेररिज्म वाले में भी बताया कि हर चीज़ लिखनी है, लेकिन हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखना है। तभी पॉसिबल है 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना। ये 6 डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शन हमें लिखनी है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही लिखना है। थोड़ा-थोड़ा लिखना है हर चीज़ का। तो जुर्माने भी आपको, जैसे मैंने 5 बताए थे, 5 में से आप 2 याद कर लीजिए, बाकी आप एटसेट्रा लगा दीजिए। बस। क्योंकि 250 वर्ड्स के अंदर बहुत मुश्किल है हर चीज़ लिख पाना, तो मैं चाहूँगा कि आप हर चीज़ लिखें, लेकिन हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा, कि एग्ज़ामिनर को लगे कि आपको हर चीज़ पता है। ये सिर्फ़ वर्ड लिमिट आपको रोक रही है कि आप ये इतना सब कुछ नहीं लिख पा रहे। जैसे कि मैंने आपको पेस्टल अप्रोच बताई थी, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। ऐसे में कभी भी आपको, कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन आप कर देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। मेन चीज़ होती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या लिखना है? पेस्टल। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, S फॉर सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। E फॉर एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। L फॉर लीगली क्या है। तो ये चीज आप याद रखिए, अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि इस चीज का पॉलिटिक्स में ये फर्क पड़ रहा है, पॉलिटिकली, एनवायरमेंटली ये, इकोनॉमिकली ये। तो ये बेस्ट चीज है पेस्टल अप्रोच, तो इसका ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपकी क्वेरी हो गई, रिजॉल्व हो गई हो। अब मैं आपको कल का टॉपिक दे देता हूं। कल हम बात करेंगे जीएसटी पे। जीएसटी पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और लेटर, लेटर मैं आपको दे देता हूं। आज मैं आपको एक इनफॉर्मल लेटर दूंगा। तो इनफॉर्मल लेटर में कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है, सर नाम नहीं दिया हुआ हो तो क्या करें, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या करें। तो अभी मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ टॉपिक बता देता हूं लेटर का। आपको अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है, उनसे परमिशन लेनी है कि वो आपको किसी भी एक ट्रिप पे 3 दिन के लिए, या डे भी चलिए आप अपने से ले सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है कि वो आपको किसी ट्रिप पे जाने की अनुमति दे दें। आप हॉस्टल में रहते हैं, बस इतना दिया हुआ है, ठीक है। हॉस्टल भी नहीं दिया हुआ, आपको अपने हिसाब से ही लेना है एड्रेस, कि अपने पेरेंट्स से अनुमति लेनी है कि 3 दिन के लिए वो आपको किसी ट्रिप पे जाने की अनुमति दे दे। बस ये लेटर लिखना, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ। बाकी ये दोनों चीजें मैं कल डिस्कस कर लूंगा। अगर आप लिखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका डिस्कस हो ऐसे हो लेटर, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस ईमेल पे भेज सकते हैं। इस ईमेल पे, जैसे मैंने शीट बनाई अपने से, तो आप भी शीट बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए, लिखिए और आप मुझे फोटो खींच के मेल कर दीजिए। तो मैं डिस्कस कर लूंगा कि क्या चीजें आपने लिखी, क्या और अच्छा कर सकते थे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके और कहाँ स्टैंड रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या तो मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगली क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे, जैसे आज किया है। और सुबह-सुबह मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सुबह 5 मिनट में हमारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं, तो वो बाकी चीजों पे भी ध्यान दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।